हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम ये क्लास 10th मैथ्स का पेपर हल कर रहे थे और इसमें जो है हम बेटा ये क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंच गए थे, जिसमें हमने 27वें का ये वाला जो क्वेश्चन का ये वाला पार्ट था ये हम कर लिया था हमने। और इसमें जो इसने अथवा में पूछा हुआ है, अब हम इस पर आ गए हैं और आज हम इस क्वेश्चन को और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पूरे कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है। भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात, अच्छा वो मीनार की ओर चलता है, ठीक है, तो मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये अथवा वाला क्वेश्चन है। मैंने क्या लिखा, दिया है मीनार का उन्नयन कोण, सीधी सी बात है। तो जो पहला उन्नयन कोण था वो था बेटा θ1 मान लिया मैंने उसको, वो है 30 अंश। ठीक है, जब ये 30 मीटर मीनार की ओर चलता है तो उसका जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, जिसको मैंने क्या मान लिया है, h मान लिया है। अब देखिए बच्चों, आपको ये जो चैप्टर है इसमें आपको फिगर बनाना आना चाहिए। अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस प्रकार से मीनार बनाई, ये मान लो ए बी क्या है, मेरी एक मीनार है। अब जैसे मान लो भूमि का ये बिंदु है, यहाँ से हमने देखा तो ये उन्नयन कोण, आपको पता है उन्नयन कोण नीचे से बनता है, तो ये जो कोण है बेटे ये 30 अंश का है। ठीक है, दिख रहा है ये कम है ना, ये नज़दीक है तो 30 अंश होगा, जैसे जैसे आगे जाएगा तो कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो ये 60 अंश है। तो इसमें क्या हुआ कि पहले तो 30 अंश था, अब ये क्या कह रहा है कि 30 मीटर, जब 30 मीटर ये क्या करते हैं इस मीनार की ओर चलता है तो उसका जो थोड़ी 30 मीटर बाद जब ये कहीं पे रुकता है उसके बाद जो इसका उन्नयन कोण होता है वो 60 अंश हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है, पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें हल क्या करना है, हल हमें ऊंचाई करनी है। दिया क्या है हमें, देखिए आधार दे रखा है और लंब हमें निकालना है, कर्ण का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो जब बच्चों कर्ण का काम नहीं है तो जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, तो हम उसमें जो है साइन कॉस को नहीं लेंगे क्योंकि उनमें तो कर्ण आता है। तो हमारा लंब और आधार आता है बेटा tan में, तो हम किसको लेंगे, tan को लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो tan लेंगे तो हम देखिए, अब पहले हम एक त्रिभुज दो त्रिभुज, तो देखते हैं हम पहले इसको लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, त्रिभुज सबसे पहले हम किसको लेते हैं, इस वाले को लेते हैं, इस वाले को, ए बी, इस बिंदु का नाम है, ये मैंने लिखा नहीं है, ये है सी है, इसको डी मान लो। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखें, इसमें लगाएंगे हम tan, ये जो कोण है इसको मैंने θ2 नाम दिया है। ठीक है, 60 अंश को, तो θ2 इज इक्वल टू क्या होता है, लंब, लंब क्या है इसमें, ए बी, लंब बटे और आधार क्या है, बी सी है। ठीक है, अब देखिए tan ऐसे आ जाएगा, θ2 का मान, θ2 कितना दे रखा है इसने, 60 अंश दे रखा है। ठीक है, ए बी का मान इसकी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, जिसको हम क्या मानेंगे, h मानेंगे। बी सी हमें पता नहीं है बच्चों, तो बी सी को हम क्या रखेंगे, बी सी रखेंगे। ठीक है, tan 60 का मान, देखिए इसका टेबल आपको याद होनी चाहिए, और इसकी जो टेबल है इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, फिर h अपॉन बी सी। ठीक है, यहाँ से बी सी का मान निकाल देते तो बी सी आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, और ये जो √3 है इसके क्या चले जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को लेंगे, ए बी डी, इस पूरे त्रिभुज की, देखिए अब इसमें हम यही लगाएंगे। अब त्रिभुज ए बी डी में देखिए बच्चों, इसमें क्या आएगा, tan θ1। ठीक है, क्योंकि इसमें 30 अंश वाला कोण है, तो इस वाले पूरे में है ना ये, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए बी तो यही रहेगा, जो लंब है वो तो वही रहेगा, और जो आधार है बच्चों वो क्या है, बी से डी, पूरा का पूरा है बी डी, आधार क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। ठीक है, tan θ का मान कितना है हमारे यहाँ, 30 अंश है ना, ये देखिए ऊपर कितना है, tan 30 का कितना है इसका, θ1 30 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा tan 30 अंश इज इक्वल टू ए बी की जगह वही आएगा h, बी डी को लिख सकता हूँ बेटा मैं बी सी धन सी डी, क्या लिख सकता हूँ, बी सी धन सी डी।
tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, ये आ जाएगा h अपॉन, देखिए बच्चों BC का मान हमें नहीं है पता। ठीक है, वैसे हमने यहाँ से निकाला है, पर अभी रुक जाइए आप, BC को ऐसे रहने दीजिए, प्लस CD कितना है 30 अंश है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए ये BC प्लस C, ये पूरा का पूरा इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये √3 h के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा BC प्लस 30, और ये हो जाएगा बच्चों वहाँ जाके h√3। ठीक है, यहाँ से भी BC का मान निकाल लेते हैं। BC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, BC तो ऐसे रहेगा, और ये जो 30 है ये उधर चले जाएगा, तो h√3 ऐसी है, और ये 30 आके यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए आप, यहाँ भी BC का मान ये है। ठीक है, और समीकरण 1 में देखिए BC का मान ये है ना, तो BC का मान यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इनको क्या कर देते हैं, हम बराबर कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले h√3 माइनस 30 इज इक्वल टू, उधर वाले इक्वेशन को लिख दो h/√3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसको ऐसा करिए आप, इसको उधर ले जाइए, ये जाएगा उधर, h/√3 यहीं रहेगा, इसको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा h/√3 माइनस का हो जाएगा, और जो ये 30 है ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये ऋण का 30 उधर जाके प्लस का, h/√3 यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करना है, भिन्न हल करनी आती होगी आपको, तो ये आ जाएगा ऐसे में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, तो √3 1 √3, ये बेटा इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो जब √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3h। ठीक है, और h एकम h बराबर 30। ठीक है, इसके बाद देखिए ये उधर मल्टीप्लाई करेगा, ये √3 क्या करेगा, 30 के साथ वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ 3h में से एक h चला जाएगा तो कितना बचेगा 2h, और यहाँ क्या हो जाएगा 30√3। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ फिर h ऐसी रहेगा, और ये जो 2 है ये इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, भाग करेगा, तो ये हो जाएगा अपॉन में 2, और इस प्रकार से हमारा जो h का मान होगा 2 इसको काटेगा कितनी बार, 15 बार, 15√3, और यही हमारी क्या है, हाइट है। ठीक है, आप चाहिए तो यहाँ पे इसका मान रख सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, 15 का मान यहाँ पे गुणा हो जाएगा कितना, 1.73, ये इसका मान होता है, तो आप इसको गुणा करके निकाल सकते हैं, है ना। 15 दूनी 3 15 3 45, 45 का 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा उसमें कैरी, 15 7 105, और 4 9, ये हो जाएगा 109, 10 15 कम 15 10 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना, ये होगा आपका आंसर। अगर आप इतना भी छोड़ देंगे तो ये भी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना, गलती हो सकती है ना, जल्दबाजी में कोई नहीं, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 28, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात हमें क्या करना है, पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको सिद्ध करना है बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, अब फिर से कह रहा है कि अब यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है तो दिखाए कि ये इसके बराबर है। चलिए ये दूसरा पार्ट है इसका, पहला पार्ट इसका ये है। तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। जब हमारी पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको करेंगे आगे का पार्ट। तो चलिए पहले हम इसको करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है बड़े ध्यान से। ठीक है, इसमें यह है कि बिल्कुल अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट हिल गया तो आप बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है, मैंने क्या लिखा, माना त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, जिसमें जो कोण B है वो क्या है, समकोण है, और हमें सिद्ध करना है कि AC का वर्ग बराबर होता है दोनों भुजाओं के, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है, ये कर्ण होगा फिर, है ना। जब अगर मैंने B 90 माना है तो ये क्या होगा मेरा
कर्ण होगा, और कर्ण का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले बेटा मैं क्या करूँगा, इसमें रचना करूँगा। सबसे पहले क्या करनी है, मैंने रचना करनी है। देखिए जो आपको दिख भी रही होगी, तो इसमें जो रचना होगी इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो इसका जो त्रिभुज ABC का बिंदु B है, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, जो इसका जो ये शीर्ष B है, इससे हम क्या करेंगे, या कोण B है, इससे हम एक शीर्ष लंब खींचेंगे। किस पर, रेखा भुजा AC पर। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। क्या करेंगे, कोण या शीर्ष भी लिख सकते हैं, कोण भी लिख सकते हैं, चलिए कोण ही लिख लेते हैं। कोण B से भुजा AC पर शीर्ष लंब खींचेंगे या डालेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, भाषा आपकी मर्जी है, भाषा जैसे मर्जी वैसे बनाइए। ठीक है, हम इस प्रकार से इसको करेंगे। तो देखिए अब इसको करने के लिए वैसे हम इसको नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है, जो सीधे जो लंबवत आएगी, क्या आएगी, लंबवत, अर्थात जो ये कोण बनेगा बेटा, ये जो BD होगी, BD AC पर क्या होगी, लंबवत होगी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो हमारी BD है, ये क्या है, BD है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, उल्टा T कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर को किस पर, AC पर। ठीक है, अर्थात ये जो कोण है बेटा, ये कितने अंश का बन रहा है हमारा, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। अब इसको डाल के क्या हुआ, इसको डाल के अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक तो त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बड़ा तो है ही, 3 त्रिभुज हमारे पास हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहले बेटा हम सबसे छोटे वाले त्रिभुज को इस पूरे त्रिभुज के साथ तुलना करेंगे और बताएंगे कि ये दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, और समरूप जब हम इसको प्रूफ कर देंगे कि ये छोटा वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, तो इनके क्या होंगे, संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। वहाँ से हम इसको प्रूफ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरी बार हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे, ये छोटा वाला, और इसका इस पूरे के साथ बताएंगे कि ये समरूप है या नहीं है। अगर ये समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत कन्फ्यूजन है, इसमें इतना कन्फ्यूजन है कि बहुत ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, इसी चित्र को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मैं बनाता हूँ इसको, आप एक मिनट देखिए बच्चों, मैंने बिल्कुल मतलब आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने ये जो फिगर है, ये छोटा वाला देखिए बच्चों, ABD जो ये वाला त्रिभुज है ना, इसको मैंने डिट्टो यहाँ पे बना दिया। लेकिन इसको मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए, मैंने कोशिश की कि जैसे ये ऊपर वाला है ना, इसी के आकार में, इसी का रूप में इसको बनाया, जबकि ये खड़े में है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा ये ऐसे में। लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे पलट के, इसको ऐसे में पलट के लिटा दिया है। देखिए ऐसे में कर दिया है। इससे क्या हो रहा है, देखो जो मेरी AD व ये वाली भुजा है, जो ये है, ये ऐसे में आ गई है। ठीक है, जो इधर वाली है ये ऐसे में है, और जो ये वाली है ये बिल्कुल, मैंने इसलिए 2 पेन का प्रयोग किया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए अगर इस बड़े त्रिभुज की बात की जाए तो ये देखिए ये 90 अंश है, और हमें एक चीज़ पता है कि जो समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण होता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अर्थात ये वाली भुजा क्या है, इसकी कर्ण है। ठीक है, जो 90 अंश पे ये वाला होगा, ये क्या होगा, इसका, इसको हम लिख सकते हैं क्या है, ये होगा आधार। ठीक है, और ये वाली होगी बेटा लंब, ये क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ देखिए, ये इसमें ये वाला कोण 90 अंश बन रहा है, D वाला, तो D के सामने वाली भुजा जो AB होगी, ये होगा ना इसका कर्ण। तो इसका मतलब जो AB है ये क्या है, इसका कर्ण है। जो AB आपको ऐसे में दिख रहा है वो AB एक्चुअल में ये वाला त्रिभुज बना रखा है मैंने यहाँ पे, समझ जाइए आप। ठीक है, तो ये कर्ण होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी लंब। मैंने इसको इसलिए ऐसे ही बनाए, देखो, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, और अगर आप इसको आप खुद से ध्यान से देखिए आप, ये ऐसे बनेगा। तो अब देखिए बेटा, अब हम करेंगे, अब देखिए त्रिभुज ABC
एवं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखना है क्या क्या हमें जो हमें दिख रहा है। सबसे पहले तो हमें यही कोण दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, 90 अंश। इस कोण का नाम क्या है, क्या है, कोण ADB है कि नहीं, कोण ADB किसके बराबर है, ABC के। देखिए इसका भी 90 अंश है, इसका भी, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा ताकि आपको देखने में बिल्कुल आसानी हो जाए। बराबर होगा इस वाले में कोण ABC के, ठीक है। ये हमें क्या है दिया है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये क्या दे रखा है, इसमें जो दोनों कोण हैं, दोनों कोण कितने अंश के हैं, 90 अंश के। इसमें भी ये 90 अंश है और इसका भी ये, जब हमने यहाँ पे शीर्ष से लंब खींचा तो ये दोनों क्या हो गए थे, ये भी 90 अंश था और ये तो पहले से 90 था, ये तो दे रखा था, तो दोनों क्या है 90 अंश है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा, हाँ यहाँ पे देखिए अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ तो ये जो कोण A है और इस छोटे वाले त्रिभुज में ये जो कोण A है ये बड़े वाले में भी है, छोटे वाले में भी, देख लें यहाँ पे है कि नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि जो कोण A है वो बराबर है कोण A के, ठीक है। तो हम इसको लिख कैसे, ये उभयनिष्ठ, कॉमन एंगल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। अब देखिए बेटा AA समरूप नियम से, AA समरूप, जो समरूप त्रिभुज होता है तो समरूप नियम से ठीक है, समरूप त्रिभुजों के भी नियम होते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो AA नियम है, इस नियम से देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मैंने पहले क्या बोला कि जो ADB है ये वाला कोण, ये तो इसका जो BC भुजा है क्या होता है, जो संगत भुजा होती है, जिस कोण की हम बात करें उसी की संगत भुजा। तो इसकी जो BD है, या DB बोलो या BD बोलो, जो BD है वो BC के, इनका अनुपात जो होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा, ध्यान से समझिए, BD का अनुपात और BC, देखिए अर्थात BD अपॉन BC हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, BD अपॉन BC बराबर होगा इसका दूसरा, कौन सा वाला, AD अपॉन, कौन सा होगा, AD सॉरी इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये वाला नहीं, ये वाला देखेंगे हम, ये वाला कौन सा, कि AD अपॉन AB, सॉरी क्या होगा इसमें, AD अपॉन, ये वाला एंगल की बात कर रहे थे ना हम, तो इसकी संगत भुजा देखिए, इस वाले कोण की संगत भुजा ये है और इसकी ये है, संगत भुजा क्या है, ये आ जाएगा AB, ठीक है। और दूसरा जो कोण हमने देखा था वो ये वाला था, क्या था, ये वाला, तो इसका AD अपॉन, अगर आपको फिगर दिख रहा होगा देखिए, अब देखना, AD और AB का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा किसके, AB अपॉन AC के, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, AB अपॉन AC के, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा इसमें ये बहुत डाउट है, अगर आप फिगर नहीं बनाओगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, तो ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, देखिए ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो AB जाएगा उधर, ठीक है, देखिए बराबर, ये इधर आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे AD गुणा गया AC और AB उधर जाके क्या करेगा, इसको क्या करेगा, या हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AD गुणा गया AC, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम किस त्रिभुज को देखेंगे, BDC और ABC, ये पूरे में से इस छोटे वाले इधर वाले त्रिभुज को देखेंगे, ठीक है। अब हम इसको भी कोशिश करते हैं इसी की तरह बनाने की, और फिर हम इसको समझेंगे। चलिए मैं बनाता हूँ उसको। तो देखिए बच्चों, इसको भी मैंने सेम ऐसे बना दिया, दिख रहा होगा, ये वाला जो फिगर था, ये वाला इधर का BDC, इसको मैंने कोशिश की इसी आकार देने को, जो आकार इसका है उसी आकार में देने की। क्या किया मैंने, इसको पलट दिया, D को ऊपर लिखा, B को नीचे, C को देखो, D ऊपर कर दिया, देखो ना ये ब्लैक वाली जो है, ये जैसे D ऊपर आ गया, B नीचे आ गया, देखिए D ऊपर B, और इससे क्या हो गया, मेरा ये कर्ण आ गया, इधर लंब हो गया, इधर आधार हो गया, जैसे कि इसमें था, इधर लंब था, इधर कर्ण था, इधर आधार था, है ना। देखिए आप सेम में आधार लंब कर्ण, और यहाँ भी आधार लंब का, इस प्रकार से मैंने चित्र को, इस फिगर को इस प्रकार से वो किया, एडजस्ट किया कि ये इसकी तरह हो जाए, ठीक है ना। अब बाकी ये सेम है बिल्कुल, ये 90 डिग्री D वाला, यहाँ देखिए यहाँ भी D 90 डिग्री है ना, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। तो देखिए अब क्या होगा बेटा, जो इसके संगत कोण होंगे, ठीक है, अब हम इसमें पहले लिख लेते हैं, अब हम करेंगे, अब ठीक है बिल्कुल समझ में आ जाएगा,
त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा है ये, BDC, BDC एवं जो बड़ा त्रिभुज है, ये जो मेन त्रिभुज है वो कौन सा है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, फिर पहले वही देखेंगे हम 90 डिग्री वाला, तो यह क्या है, BDC, कोण क्या है, कोण BDC बराबर है इसके किस कोण के, ABC के। ठीक है भाई, कोण ABC के। दूसरा देखिए बेटा, जैसे इस वाले में कोण A था, इस कोण A, दोनों A बराबर थे, इसी प्रकार यहाँ जो है कोण CB क्या है, बराबर है इस वाले त्रिभुज में, और इस पूरे त्रिभुज कोण क्या है, C। तो यहाँ पे देखिए कोण C क्या है, बराबर, तो यहाँ लिख देंगे कोण C बराबर कोण C। ये कैसे, ये तो 90 अंश है और ये क्या है, कॉमन है या उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद फिर इसमें क्या आ गया, AA नियम आएगा। ठीक है, तो AA समरूप नियम से या समरूप त्रिभुजों के AM नियम से भी ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे से क्या होगा कि अब देखिए हमें हमेशा जो संगत कोण है ना, देखिए एक यहाँ है और यहाँ है, तो कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ कोण नहीं है, यहाँ कोण नहीं है, तो इसलिए हम इस भुजा को नहीं लेंगे। जैसे हमने इसमें गलती कर दी थी ना, तो जैसे यहाँ था, तो अगर मैं इसको ले लिया था तो यहाँ कोण थोड़ी नहीं बन रहा था, इसको नहीं लेंगे हम, इसको और इसको। तो इस प्रकार यहाँ से क्या आएगा मेरा, क्या आएगा ये CD बोलो या इसको DC भी बोल सकते हैं। तो लिखो DC। अब इसका जो ये लंब है ये इसके किस लंब के बराबर है, BC के। तो हम क्या करेंगे, BC बराबर होगा, अब ये वो हमने ले लिया, अब यहाँ से इसका जो BC होगा, इस वाले का BC, ठीक है, इस वाले का BC, इसका अनुपात किसके बराबर होगा, इसके कर्ण के, AC के। ठीक है, फिर इसमें वही करेंगे, BC बच्चों उधर जाएगा तो BC इंटू BC हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर DC गुणा गया AC। ठीक है, इसको हम यह करके लिख देंगे, पहले हम किसको लिखते हैं, BC स्क्वायर को लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा DC गुणा गया AC, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए हम आधा थोड़ा थोड़ा हम आगे हैं, AB स्क्वायर भी हमारे पास आ गया और BC स्क्वायर भी आ गया, तो इनका क्या होता है, ऐड होता है, तभी तो AC स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो पहले जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, और दूसरी जुड़ जाएगी, हो जाएगी BC स्क्वायर बराबर, उसका क्या है बच्चों, उसका है AD गुणा गया AC। ठीक है, प्लस इसका है DC प्लस AC, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई DC ये। अब इसमें देखिए, इसमें AC यहाँ भी है और AC यहाँ भी है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो AC कॉमन आ गया और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा AD, क्या बचेगा AD, और प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास DC। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर फिगर में ये क्या है, देखिए AD और DC, AD और दिख रहा होगा आपको AD और DC, तो AD और DC ये तो पूरा AC है ना, तो इसको भी हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, AC, और ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है, AC। तो ये AC और AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणा AC स्क्वायर, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको करने का यही तरीका है, जब भी आप इसको करो तो इसको अलग अलग फिगर बना के कोशिश करो समझने की। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका दूसरा पार्ट जो आगे कह रहा था, अब इसको करते हैं। तो देखिए क्या कह रही है कि अब देखिए, अब मतलब क्वेश्चन चेंज हो गया है। यदि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। देखिए पहले हमने B को माना था, अभी क्या करें, C क्या है, इसका समकोण है, मतलब C 90 अंश का है, तो हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आधा थोड़ा बहुत लिख दिया इसके बारे में। क्या लिखा मैंने, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 अंश है और सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर ये। अब मैंने यहाँ पे बेटा ये बना दिया है, मैंने इसको बना दिया AB, ये क्या मेरा कोण C है। अब ये कह रहा है, क्या कहा इसने कि इसके समद्विबाहु त्रिभुज है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो हम मान लेते हैं कि मानना क्या है इसके, ये और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो चलिए हम इसको करते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC एक अर्थात हम लिख सकते हैं AC बराबर BC। ये हमने लिख दिया, बराबर है तो हमने लिख दिया क्या हो गया, जो AC भुजा है वो BC के क्या है, बराबर है। तो ठीक है, अब हम लगाएंगे बेटा इसमें सीधे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय जो हमने अभी सिद्ध करी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि देखिए, अब वो क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, चलो मैं पहले इसको हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कर्ण कौन है, मेन कर्ण होता है। तो देखिए जब C 90 है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, कौन सा होगा, इसके सामने। तो इसके सामने क्या है, AB है, तो यहाँ क्या होगा, AB हमारा कर्ण होगा। यहीं पे थोड़ा सा बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं। अब AB लंब किसी को मान लो, आप लंब किसको मान लो, BC स्क्वायर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, और आधार इसको मान लो AC स्क्वायर को, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, हमारा आंसर किस में आना है, देखिए बेटा हमारा AC में आना है, ठीक है। यहाँ किसको नहीं छोड़ रखा है इसने, यहाँ इसने BC को छोड़ रखा है, समझ रहे हैं आप। AB है, AC है, BC नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो BC है, चूंकि BC और AC बराबर है, तो जहाँ पे ये BC है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, AC लिख देंगे। तो देखिए AB तो ऐसे रहेगा, AB स्क्वायर, देखिए BC बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। AC और AC देखिए ये हो जाएगा AB स्क्वायर, और बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, AC और AC कितना हो जाएगा, 2AC स्क्वायर, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड, ठीक। ये एक ही क्वेश्चन था, ये इतना बड़ा। एक इसका पहला पार्ट हमने यहाँ से करा था, जिसमें हमने पाइथागोरस जो प्रमेय थी उसको प्रूफ किया, और इसी में इन्होंने बढ़ा के ये दे दिया था, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 था। इसमें भी देखिए बच्चों, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 28 में यह पूछ रखा है इसने, ठीक है, अथवा करके दे रखा है इन्होंने, या तो इसको करो या तो इसको करो। तो मेरे देखने इससे अच्छा तो कई लाख गुना अच्छा ये क्वेश्चन है। ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है और इसमें बहुत ही दिमाग चाहिए, भले हमें आना चाहिए वो अच्छी बात है, लेकिन अगर जैसे कंपेरिजन की बात है तो हमें इसको करना चाहिए वज्रगुणन, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए अब हम इसको देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये समीकरण दे रखी है, इनको क्या करना है, हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो देखिए जब भी हम वज्रगुणन विधि से हल करते हैं तो सबसे पहले हम उस प्रश्न में जो हमें समीकरण दी गई है उनकी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं और उनका जो व्यापक रूप होता है उनके साथ हम उनकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं, या हमें करनी चाहिए। तुलना करने से ही हमें पता चलेगा कि इसके हल हैं या नहीं है, कितने हल हैं, क्या है, इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ पहले। तो देखिए, तो ये होता है दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उनका जो व्यापक रूप होता है बेटा वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें जो हमारा c1 और c2 जो अचर पद होता है वो इधर की तरफ होता है, इसलिए हमने यहाँ भी क्या कर दिया, मैंने जो मेरे अचर पद थे उनको मैंने बराबर के इधर ले आए। तो ये 20 भी माइनस का हो जाएगा, 40 भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों जो रैखिक समीकरण उनका रेशियो देखेंगे प्रत्येक पद का। देखिए जैसे a1/a2, ठीक है, यही हम यहाँ से तुलना करेंगे ना। तो a1/a2, तो a1/a2, तो a1 की जगह क्या है यहाँ पे देखिए हम 3 है, ठीक है, और a2 की जगह बेटा क्या है 6 है। ये कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। अब आएंगे हम b1/b2। देखिए b1 क्या होगा, y का गुणांक। तो y का गुणांक कितना है यहाँ पे ऊपर वाले समीकरण का, b1 है -5, ठीक है, ये b1 और ये b2 कितना है -10।
आप इसको वैसे अलग जैसे तुलना करने पर ये लिख सकते थे A1 बराबर 3, B1 बराबर -5, C1 बराबर -20, फिर हम लिखते A2 बराबर 6, B2 बराबर -10, C2 बराबर -40। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं सीधे कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान है तो आपको आ जाता होगा। देखिए तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब हम निकालते हैं C1/C2। तो C1/C2 जब हम निकालेंगे बेटा तो ये आएगा -20 है ना, जो C1 है तो -20, C2 -40, तो -20 बटे -40, माइनस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रेशियो है ये सारे के सारे बराबर आ रहे हैं, अर्थात जो A1/A2 और B1/B2 और जो C1/C2 आए वो तीनों के तीनों क्या है, बराबर हैं। ये तीनों क्या है हमारे, बराबर है। और ये कब पॉसिबल होता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारी ये दोनों जो रेखाएं होंगी, ये जो दोनों क्या होंगे, रेखाएं होंगी, ये क्या होंगी, समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती। अर्थात इनके क्या होंगे बेटा, इनके अनेक हल होंगे, अर्थात इनके अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल हैं। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो इनको हल करना पॉसिबल नहीं होता है, इनको हल नहीं किया जाता। तो अर्थात हम इसको हल नहीं कर सकते। हम लिख सकते हैं इन दी गई समीकरणों को, दी गई समीकरणों को हल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और यही हमारा, देखिए उस इक्वेशन की तुलना में ये कितना आसान है कि इसमें तो हल भी नहीं करना पड़ रहा अगर हमको ये पता है। ठीक है, अगर आप हल करना चाहो तो आप देख लेना। ठीक है, वज्रगुणन विधि से आप इसको हल करना, देखना इसमें कुछ होगा ही नहीं। इसमें होगा कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे वज्रगुणन में हम क्या करते हैं, जैसे x रखते हैं तो x को छोड़ के क्या करते हैं, जैसे A2 × B जो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, पता होगा आपको। तो चलो अगर एक करके देखते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने x का निकालते तो हम क्या करेंगे, -5। ठीक है, देखिए -5 -40 दिख रहा है आपको, हाँ -5 -40, यहाँ से हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -10 और -20। ठीक है, आगे तो छोड़ो, पहले इतना ही देख लो आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे कितना, 40 में भी हो जाएगा प्लस का 200, अरे हो गया बेटा 20×200। ठीक है, माइनस माइनस के तो प्लस, अब फिर से बाहर से माइनस, तो देखो दोस्तों कट गया, क्या हो जाएगा, तो x का अपॉन में क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार y के अपॉन में भी 0 आ रहा, 1 के अपॉन में 0। तो ये हल करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये इतना ही करना था, अगर आप इसको इतना ही करते तो आपके पूरे के पूरे 6 मार्क्स आ जाते। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 29 ये क्या कह रहा है, एक ठोस खिलौना इस रूप में है कि लंबवर्तीय बेलन का एक सिरा अर्धगोलीय है। ठीक है, एक लंबवर्तीय बेलन है और उसका जो ऊपर वाला सिरा है वो मान लो क्या है, ऊपर या नीचे कोई भी एक सिरा क्या है, अर्धगोलीय है, और उनकी उभयनिष्ठ त्रिज्या 2.1 है। अर्थात जो बेलन है और जो गोला, जो अर्धगोला है वो बिल्कुल उस पर फिक्स है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वो उस पर क्या है, फिक्स है। इसका मतलब उनकी जो, जब इनकी त्रिज्या, तो इनका क्या होगा, व्यास भी बराबर होगा, अर्थात इनकी जो परिधि होगी चारों तरफ वो क्या होगी, बराबर होगी बिल्कुल। ठीक है, और बेलनाकार जो भाग है, जो बेलन है, उसकी ऊंचाई क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो ठोस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे भी है लेकिन आगे हम तब करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसमें लिख दिया है, मैंने क्या क्या लिखा कि दिया है लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा बेलन एवं अर्धगोले की जो उभयनिष्ठ त्रिज्या r, दोनों के लिए r होगी वो, क्योंकि उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो 2.1 सेंटीमीटर होगी। तो खिलौने का जो आयतन होगा वो बराबर होगा बेलन का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये बेलन है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ये अर्धगोला है, इनकी जो कॉमन, जो इनकी त्रिज्या 2.1 है और इसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसमें सीधे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हल करेंगे। तो बेलन का आयतन क्या हुआ, पाई r² h, और जो अर्धगोला होता है उसका आयतन होता है बच्चों 2/3 पाई r³। ठीक है, ये है। अब इसमें हमने क्या करना है, सारे के सारे मान रख देने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है। ठीक है, यह r² है, r³ है, तो r² को क्या कर दो आप, कॉमन ले लो।
ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ एच प्लस यहाँ बचेगा आपका 2/3 पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया तो कितना बचेगा, सिर्फ एक आर। अब इनका मान रख दीजिए, पाई का मान होता है बेटा 22/7, ठीक है। इसके बाद आर स्क्वायर, आर कितना है, दोनों के लिए 2.1 है ना, इसीलिए मैंने आर को 1 और 2 नहीं किया, आर दोनों का सेम है इसलिए सेम रहा हो, तभी तो कॉमन भी आ गया। तो ठीक है, आर का मान 2.1 है तो यहाँ आ जाएगा इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। एच का मान कितना दे रखा है इसने, 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 2/3 इंटू आर का मान कितना है 2.1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये 7 जो है ये इसको काटेगा 21 को, कितनी बार, 3 बार, 7 या 21, लेकिन ये दशमलव है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। 7 या 21, एक संख्या के बाद दशमलव हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा बेटा 22 गुणा, इसका गुणा कर दो, 21 कम की पहले 21 यहाँ क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। 21 मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी जब दशमलव हो ना तो दशमलव को फिलहाल क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो, इसको देखो मत, ये सोचो कि है ही नहीं, वो डायरेक्ट कर दो आप। जैसे मैंने 21 देखा, मैंने सीधे सोचा 21 है तो 7 या 21 कर दिया मैंने। अब दशमलव कितनी संख्या बाद, एक संख्या बाद दशमलव था, यहाँ भी मैंने एक संख्या बाद लगा दिया, सिंपल। सेम मैं यहाँ क्या कर रहा, इन दोनों को गुणा कर रहा, 22 को मैंने अभी किनारे रखा हुआ, इन दोनों का गुणा कर रहा, तो 21 में पहले 21 यहाँ क्या होता है 63 होता है। अब कितनी संख्या बाद दशमलव है, एक यहाँ और एक 2 संख्या बाद है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा 2 संख्या बाद दशमलव, यहाँ 0 लगा दो, ठीक है। अंदर देखिए क्या करना है, अंदर क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी वही है 21 है ना, तो 3 सते 21, तो दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव लगा लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 प्लस, अभी दोनों गुणा कर देंगे, 2 सते कितना हो जाएगा 14, एक संख्या बाद दशमलव है, लगा दो, क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। अब देखिए बेटा इनका गुणा कर दो, तो 22 दूनी 42, 22 तियाँ 66, 66 का 6 हाथ से लगे 6, और कितना होता है 22 छक्का 132, ठीक है, 132 ही होता है यहाँ, 132 और 6 138, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर कोई गड़बड़ी हो तो आप देख लेना। तो ये हो जाएगा इतना, अब 2 संख्या बाद दशमलव लगा दो तो यहाँ पे लग जाएगा ये, ठीक है। ये थोड़ा वो कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं, ये हो गया 13.86, इनको जोड़ दो, ये कितना हो गया 12 1 13.4 हो जाएगा ये, है ना, 13.4। इन दोनों को आप गुणा कर लेना, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके जो आ रहा है, कितना आ रहा देखो तो, ये गुणा करके क्या आ रहा है 185.724 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा बच्चों, खिलौने का, जो हमारा खिलौना था, खिलौने का आयतन, ये आ गया खिलौने का आयतन, ये हमारा आ गया इतना आंसर। अब ये आगे क्या कह रहा है कि ठोस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक। साथ ही खिलौने को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का मूल्य इतना 0.50 प्रति घन सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसको बनाने के लिए, इस जो ये खिलौना है इसको बनाने में अगर इसका इसका 1 सेंटीमीटर घन को अगर हम बनाते तो उसका इतना खर्चा है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब ये लिख रखा ना उसने, प्रति घन मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखेंगे हम इसको, भाषा ये बनानी पड़ेगी, खिलौना बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का मूल्य, पदार्थ की दर लिख दो, चलो दर या मूल्य कितना पड़ रहा है 0.50, ठीक है। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, जब इतने पे इतने रुपए हैं तो इतने पे कितना होगा, तो जब बढ़ता है तो गुना होता है, तो ये बढ़ रहा ना, 1 से ये कितना हो रहा है 185.724 सेंटीमीटर क्यूब खिलौना बनाने में प्रयुक्त पदार्थ की दर बराबर कितना हो जाएगा 185.724 इंटू 0.50। इसका भी आप जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा लगभग इतना 92.862 रुपये। इसको बनाने में टोटल कितना खर्चा लगेगा, इतना। बाकी आप कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लेना,
अगर कुछ गड़बड़ होगा तो देख लेना। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो बच्चों अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या कह रहा है, दिया हुआ बंटन है एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। जो ये बंटन है, जो ये सारणी दे रखी है, इस क्या दिखा रहा है, 30 विद्यार्थियों के भारों को दर्शा रहा है। ठीक है, इसका माध्यक भार ज्ञात करना है। माध्यक भार ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इस टेबल को बनाएंगे। देखिए मैंने बना रखी है, इस प्रकार से बनाएंगे हम। तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा जो इसने दे रखा था भार किलोग्राम में। भार किलोग्राम में मैंने भी यही लिख दिया, भार किलोग्राम में। नीचे इसको कहते हैं बेटा वर्ग अंतराल। ये जो पहला होता है हमारा क्या होता है, वर्ग अंतराल। दूसरा जो उसने हमें विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है वो होती है हमारी बारंबारता। और जो हम इसमें एक टेबल में जो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं उसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये दो चीज़ तो हमें गिवन होती है, इसको हम निकालते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम पहले सीखते हैं। बहुत आसान है, बस इसका जो थोड़ा टफ है ना वो इसका सूत्र है। अगर आपको इसका सूत्र याद है तो आप इसको कर लोगे, सूत्र याद नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। तो देखिए क्या करना है, इसमें सबसे पहले वाला जो 2 है, ध्यान से देखिए, ये 2 जो है ये 2 का ऐसे रहेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जो अब ये अगला जो यहाँ पे आएगा ये इन दोनों का योग होगा, 3 और 2 5। ठीक है, अब जो यहाँ जो इसके नीचे आएगा वो इन दोनों का योग होगा, तो 8 और 5 13। अब इसके नीचे आएगा तो ये इसमें ये जुड़ेगा, 13 6 19। ये इनका फिर यहाँ पे आने वाला कौन होगा, 19 में क्या जोड़ देंगे 6, और 19 और 6 कितना होता है 25। फिर 25 और 3 28, और 28 और 2 30। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हमें जो बताया गया था विद्यार्थियों की संख्या कितनी 30 थी, तो यहाँ पे जोड़ के हमारा कितना आया है 30 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें इसमें चाहिए क्या 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 चीज़ें हमें चाहिए, तो इसके लिए बेटा हमें सबसे पहले इसका सूत्र लिखना है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा, इसका याद करना पड़ेगा। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमें जो जो मान चाहिए, देखिए क्या क्या चाहिए हमें इसमें, क्या क्या, एक तो हमें L चाहिए, एक हमें N चाहिए, एक CF F और H, कुल मिला के 1 2 3 4 5 वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम इस सूत्र में रखेंगे, और उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, हल करेंगे। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे किसको, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, जैसे हमने यहाँ से देखा तो हमारे पास क्या है, ये N है, इसको क्या कहते हैं N। तो N बराबर कितना है 30, क्या है N बराबर 30। अब हम क्या करेंगे, N का क्या कर देंगे बेटा, N का आधा कर दो आप। तो N का आधा कितना हो गया, 30/2 बराबर कितना हो गया 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये 15 आया है हम इसको यहाँ देखेंगे। देखो मैंने पहले यहाँ पे क्या कर रखा है, दिखा रखा है, हिंट्स दे रखी है मैंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 15 को देखेंगे 15 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि 13 से बड़ा है 15, तो 15 कहाँ आ रहा होगा 19 में, तो 19 वाले ग्रुप में आ रहा होगा इस संचय बारंबारता में। तो इसका हम देखेंगे कि इसका वर्ग अंतराल कितना है, इसका कितना है वर्ग अंतराल। तो 15 जो है, तो 15 किस में आ रहा है, 15 जो कि हम लिख लेंगे इसमें, जो कि वर्ग अंतराल, जो कि वर्ग अंतराल 55 से 60, 55-60 की में आता है, जो कहाँ पे आता है, वर्ग अंतराल 55-60 में आता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या ढूंढ रहे हैं, देखो आप मेन क्या है हमारा, तो इससे हमें क्या मिल गई, निम्न सीमा। क्या मिल गई हमें इससे, निम्न सीमा जो होती है L, और निम्न सीमा L, और L क्या होता है इसका 55 होता है। मतलब जो ये वर्ग अंतराल आया इसमें निम्न में ना नीचे कौन है, तो ये क्या है 55 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा L हमने ढूंढ लिया, N हमारे पास है, देखिए L भी आ गया और L भी आ गया और N भी आ गया। अब क्या है CF, अब क्या है CF क्या होता है, चलो CF से पहले हम F को ढूंढते हैं। F क्या होता है, जो माध्यक है, जो हम माध्यक मान रहे थे ना 15 आया था हमारा, तो माध्यक, जो माध्यक वाला जो हमारा वर्ग अंतराल था उसकी जो बारंबारता है, इसकी क्या है बारंबारता, तो हम लिख देंगे इसकी, क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग की बारंबारता।
तो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है f, वो कितनी है हमारी, वो है हमारी 6। ठीक है, ये भी हमने ढूंढ लिया। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता भी आ गई 6। अब है बच्चों हमारा CF, और CF क्या होता है, जो हमारा माध्यक वर्ग आया ना, जो ये F आया, इससे ठीक पहले, ठीक है, चलो इसमें लिख लेते हैं क्या आएगा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग क्या है हमारा, माध्यक वर्ग जो है ये 55 से 60 के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो जो माध्यक वर्ग है 55 उससे ठीक पहले वर्ग की जो वर्ग की संचयी बारंबारता, यहाँ पे आएगा संचयी बारंबारता, उसकी संचयी बारंबार, अर्थात देखिए हम कहाँ से चल रहे हैं, इससे चल रहे हैं। तो इससे पहले क्या है, इसकी बारंबारता ये थी, इसमें हमने क्या निकाल दी, निम्न सीमा निकाल दी। इससे पहले वर्ग क्या है, वर्ग अंतराल ये, इसकी जो संचयी बारंबारता, ये है ना संचयी बारंबारता, तो ये क्या है 13 है, तो इसी को हम क्या कहते हैं CF। तो हम लिख लेंगे जो CF है बच्चों हमारा वो कितना है, 13 है। तो CF भी हमारा कितना आ गया, CF भी आ गया। अब क्या है H क्या होता है, H होता है इनके बीच की जो ये वर्ग है ना, इन वर्गों की जो माप है, जैसे 55 से 65 से 70 5, 60 से 65, 55 से 60, 50 से 55, कितने का गैप है इनके बीच में, 5 का है। तो इसी को हम कहते हैं वर्ग माप H बराबर 5। तो सारी की सारी वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। देखिए सबसे पहले हमने n बराबर 30 रखा, ठीक है, उसका आधा किया, n/2 वो कितना आया 15। हमने देखा कि 15 यहाँ संचयी बारंबारता में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो 15 है वो कहाँ है, तो हमने देखा यहाँ तो है नहीं, ये ज़्यादा है तो यहाँ पे होगा। फिर हम सीधे इसको लेके यहाँ पहुँचे, हमने देखा कि इसकी जो निम्न सीमा है वो कितना है, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या निकलेगा L, तो L निकल गया हमारा 55। फिर हमने देखना है बेटा F क्या होती है, इसकी बारंबारता, जो माध्यक हमने निकाला है, ठीक है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हमने लिख दी 6। ठीक है, तो क्या आया, n आया, n के बाद हमने L निकाला, L के बाद हमने F निकाला। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा L आया था उससे जस्ट पहले जो था उसकी संचयी बारंबारता वो हमारी क्या होगी, CF होगी, F और CF। ठीक है, इससे पहले वाले का संचयी बारंबारता, तो CF भी आ गया। उसके बाद हमें लास्ट में क्या चाहिए था, H चाहिए था। H इन दोनों का क्या होता है, गैप होता है, दैट्स इट, खत्म। अब क्या करेंगे, यहाँ मान रखिए, इसमें क्या करेंगे, मान। तो देखिए किस प्रकार रखेंगे, माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट, ठीक है, n/2 माइनस CF/F इंटू H, मान रख दो। L का मान कितना है 55, ठीक है, प्लस n/2 मीन्स 30/2 माइनस CF कितना आया था हमारा, भी कहाँ है CF 13। F कितना आया था 6 गुना गया 5, ठीक है, 55 बाहर से है, प्लस ये आ जाएगा बेटा 15 है ना, 15 में से 13 जाएगा, कितना आएगा 2/6 गुना गया 5, ठीक है। फिर आ जाएगा 55 प्लस ये हो जाएगा 2 कम 2 2 3 6, और ये हो जाएगा 5 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर क्या करेगा, जब 5 इसमें भाग देगा तो नहीं 3 भाग देगा, तो 3 देगा 5 में भाग, तो 3 ही कम 3 बचेगा 2.3 छके 18, फिर 2 3 छके 3 छके 18, ये आ जाएगा 1.666 इस तरह से। और फिर जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 56.66 के लगभग, ठीक है। और यही हमारा क्या है, माध्यक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मेन आपको क्या करना है, इसमें सूत्र याद रखना है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको इस प्रकार से ये क्या बनानी है, ये टेबल बनानी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से बच्चों हमने जो ये क्लास 10th हाफ ईयरली का जो पेपर था मैथ्स का, इसको हमने क्या कर दिया, पूरा हल कर लिया है। इसके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसमें रिप्लाई करूंगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको दोबारा से बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा पेपर था, वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए कहीं कहीं पे मैंने जल्दी कर रखा है, कहीं कहीं पे कुछ चीज़ों को। तो अगर उसमें नहीं आया आपको समझ में, तो मैं बिल्कुल उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और बड़े अच्छे से समझाऊँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।